चलिए स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, आपकी इकाई 4 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। हिंदी में कहते हैं इसको स्थिर विद्युत एवं चुंबकत्व। तो आज हम आपका पहला टॉपिक लेते हैं स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, हम यहाँ पर आज लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। स्थिर विद्युत या जनरल स्थिर विद्युत किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं डेली आप नहाते हैं, जैसे ही नहाते हैं हम बालों में को सुखा लेते हैं, फिर उसमें तेल लगाते हैं, कंघी करते हैं। ठीक है, तो आपने कभी ये अनुभव किया है कि जब हम कंघी को बाल करते हैं, बाल से है ना घर्षण कराते हैं, फ्रिक्शन कराते हैं, तो कंघी में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, धूल के कणों को, इनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है, इनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसका अध्ययन सबसे पहले किया था 600 ईसा पूर्व ग्रीस के वैज्ञानिक थेल्स ने किया था। उन्होंने ये देखा था कि जो अंबर जो होता है, एम्बर नामक जो मटेरियल होता है ना, एम्बर नामक जो मटेरियल है, इसको ऊनी कपड़े से घर्षण कराया, तो उसने देखा कि ये एम्बर नामक जो मटेरियल है, ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, है ना, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, डस्ट पार्टिकल, धूल के कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी प्रकार एक और वैज्ञानिक है जो 16वीं शताब्दी 1600 ईस्वी में, है ना, 1600 ईस्वी में ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट, इसका नाम है विलियम गिलबर्ट। इन्होंने देखा कि एबोनाइट की रॉड है, कांच है, ग्लास या जो प्लास्टिक मटेरियल होती है, प्लास्टिक जो पदार्थ होता है, इसमें ऊनी कपड़े या रेशम के कपड़े से, ऊनी या रेशम के कपड़े से फ्रिक्शन करा करके जब देखा, तो उन्होंने यही पाया कि ये पदार्थ भी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, धूल के कणों को, डस्ट पार्टिकल को अपनी ओर खींचने का गुण पाया जाता है। ठीक है, इन पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल को अपनी ओर खींचने का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति कैसे हुई हम ये देखते हैं। तो इसी से इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम कहते हैं हिंदी में विद्युत की उत्पत्ति हुई, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत। तो होता क्या है, चलिए देखते हैं। तो ये जो ग्रीस ने बताया था, ग्रीस के जो वैज्ञानिक है थेल्स ने जो बताया था अंबर, तो जो अंबर नामक पदार्थ है, उसको हम ऊनी कपड़े से जब घर्षण कराते हैं, है ना, अंबर नामक जो पदार्थ है, इनको ऊनी कपड़े से या बिल्ली की खाल, ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल या फर, बिल्ली की खाल या फर से घर्षण कराते हैं, तो क्या होता है, इसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस गुण को क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं। ठीक है, घर्षण विद्युत नाम कैसे पड़ा ये बाद में बताऊंगा। क्योंकि इसमें घर्षण हमने कराया ऊनी कपड़े से, इस कारण से इतने जो प्रॉपर्टी उत्पन्न होता है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, है ना, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, डस्ट पार्टिकल, धूल के कणों को अपनी ओर खींचने का गुण आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को हम क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं या केवल विद्युत कहते हैं।
है ना। घर्षण इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये घर्षण कराने से या फ्रिक्शन से उत्पन्न हुई है, इसको फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। और शॉर्टकट में हम केवल विद्युत का शब्द का उपयोग करते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी शब्द को यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं विद्युत। ठीक है, अब ये शब्द विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, हम ये देखते हैं विद्युत शब्द कैसे बना, ये हम देखते हैं। तो विद्युत शब्द जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो विद्युत हमने यूज किया कौन सा पदार्थ, एम्बर। एम्बर का जो ग्रीक नाम होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रम, है ना, ग्रीक नाम है इसका इलेक्ट्रम। इसी इलेक्ट्रम शब्द से बना है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम हिंदी में कहते हैं विद्युत। क्या कहते हैं, विद्युत। तो एम्बर, एम्बर का ग्रीक नाम इलेक्ट्रम है, इस इलेक्ट्रम से क्या बना, इलेक्ट्रिसिटी बना, है ना। इन लोगों ने एम्बर नामक मटेरियल का नाम क्या दिया, उसको इलेक्ट्रम दिया, है ना। अब उसका कुछ रीजन होगा, आधार होगा, हो सकता है इसको घर्षण कराने से बहुत ज्यादा चार्ज आता होगा, जो भी रीजन रहा होगा। इसको एम्बर को ग्रीक में इलेक्ट्रम कहते हैं, इसी इलेक्ट्रम से इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। और जो पदार्थ होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, है ना, जिसको घर्षण कराते हैं, जैसे एम्बर को घर्षण कराया तो इसमें चार्ज आ गया, आवेश आ गया, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाइड हिंदी में कहते हैं विद्युतमय, विद्युतमय, है ना। क्या कहते हैं, विद्युतमय कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रीफाइड हो गया, उसमें चार्ज आ गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विद्युतमय कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आवेश। आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार, है ना। तो आवेश क्या होता है, हम ये देखेंगे कि चार्ज जो होता है, क्योंकि ये जो पूरी घटना है आप देख रहे हैं, किसी भी पदार्थ को अपनी ओर खींचने का गुण आता है, ये आवेश के कारण। अच्छा, एक तो ये जो भी हमने अभी विद्युत देखा, इसको स्थिर विद्युत क्यों कहते हैं, तो जो भी मटेरियल है, जो पदार्थ में है ना, अगर रोक करके रखा जाए, जैसे एम्बर नामक मटेरियल है ना, इसको हम उन्हीं कपड़े से घर्षण कराए, फ्रिक्शन कराए, तो इसमें चार्ज आया, जो भी चार्ज है, निगेटिव या पॉजिटिव जो भी चार्ज आया, तो इस चार्ज को अगर हम पदार्थ में रोक करके रखेंगे, उसको बहने न, तो इसको हम कहते हैं स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत। और अगर इसको रोक करके न रखा जाए, आवेश को बहने दिया जाए, ठीक है, आवेश को रोक करके न रखा जाए, अगर इसको बहने दिया जाए, तो उसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो आपका एक चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें देखेंगे क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हम स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात जो आवेश स्थिर है केवल उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं चार्ज, आवेश, चार्ज, आवेश। तो आवेश क्या होता है, तो जैसे मैंने यहाँ पर एम्बर नामक मटेरियल बताया, उसी को लेके आगे बढ़ाऊंगा, तो आप लोगों को ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो एम्बर नामक मटेरियल है, उसको हमने ऊनी कपड़े से घर्षण कराया, ऊनी कपड़े से घर्षण कराया। ठीक है, तो हो सकता है इसमें निगेटिव चार्ज निकल करके इसमें आ गया, या इसका निगेटिव चार्ज निकल करके इसमें आ गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये मटेरियल अगर इससे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ऋण आवेशित होगा, इससे अगर चार्ज निकल कर ऊनी कपड़े में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पता चल रहा है, मैं दो चीजों का नाम बता रहा हूँ, या तो इसमें आया तो ये निगेटिव हो गया, और इससे निकल करके चला गया तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्जेस होगा, जो एम्बर नामक मटेरियल है, ऋण आवेश निकल करके चला गया तो ये पॉजिटिव होगा। और यहाँ से अगर निकल करके आया नेगेटिव चार्ज इसमें, तो ये क्या होगा, पूरा निगेटिवली चार्जेस हो जाएगा। ठीक है, निगेटिवली चार्जेस हो जाएगा, मतलब ऋण आवेशित हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन एम्बर से निकल करके है उसमें ऊनी कपड़े में चला जाता है तो क्या हो जाएगा, ये धन आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये आवेश होता क्या चीज है ना। तो प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं, जितने भी मटेरियल होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, ये किससे मिलकर के बना है, सभी जानते हैं आपको। जो मटेरियल होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, ये किससे मिलकर के बना होता है, ये बना होता है आपका मॉलिक्यूल से। पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है, मॉलिक्यूल से, अणु
अणु से मिलकर के बना होता है। अणु किससे मिलकर के बना होता है? एटम से मिलकर के बना होता है ना? एटम से मिलकर के बना होता है, हिंदी में कहते हैं परमाणु। और ये परमाणु किससे मिलकर के बना होता है? न्यूक्लियस। ये परमाणु जो बना होता है आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये सभी कहाँ उपस्थित होते हैं? ये सभी होते हैं नाभिक में, न्यूक्लियस में, है ना? कहाँ स्थित होते हैं? ये नाभिक में स्थित होते हैं। अब यहाँ पर नाभिक में स्थित होते हैं, तो नाभिक जो एटम में स्थित होते हैं, तो एटम की संरचना कैसा होता है? एटम की संरचना कैसा होता है कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसमें होता है प्रोटॉन जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जिसका न्यूट्रल चार्ज होता है। ये दोनों नाभिक में होता है। इसके चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार क्या होता है? शेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अपाउ नियम के अनुसार भरे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाभिक होगा, नाभिक जो होगा ये नाभिक है। ठीक है, ये नाभिक है। तो नाभिक की प्रकृति कैसा होगा? क्योंकि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पर क्या है? कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। तो इसलिए नाभिक का जो आवेश होगा प्रोटॉन के कारण होगा। इसके चारों ओर जो है विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है निगेटिव। ठीक है, क्या होता है? निगेटिव। जब हम पदार्थ को रगड़ते हैं तो बाहरी ओर से इलेक्ट्रॉन निकल करके क्या होता है? दूसरे पदार्थ में चला जाता है ना? क्योंकि ये नाभिक के सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो दृढ़ या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बने होते हैं। जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान क्या होगा? कम होते जाएगा। तो सबसे बाहर के जो नाभिक में इलेक्ट्रॉन है, बाहर के सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर सबसे कम फोर्स लगेगा। इसलिए जब हम अंबर को ऊनी कपड़े से फ्रिक्शन कराते हैं तो आसानी से अंबर से इलेक्ट्रॉन निकल करके ऊनी कपड़े में चला जाता होगा या ऊनी कपड़े से इलेक्ट्रॉन जो है हो सकता है अंबर में चला जाता होगा, जिसके कारण जो एम्बर नामक जो मटेरियल है उसमें पदार्थ के छोटे छोटे कणों को, धूल के कणों को, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे चार्ज न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और मटेरियल की सरफेस पर फ्री रूप से, स्वतंत्र रूप से, लूजली, क्योंकि ये अपने नाभिक से न्यूक्लियस से लूजली कनेक्टेड होते हैं, है ना? ढीला बन जाता है, उतना मजबूती से नहीं बनना होता। तो बाहर के इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा हम फ्रिक्शन कराएंगे रूम टेम्परेचर पर, तो क्या करता है? बाहरी फोर्स को छोड़ करके पदार्थ को स्वतंत्र रूप से घूमता है, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाता है तो ये पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इसकी पॉजिटिव नेचर बढ़ेगा और निगेटिव नेचर क्या होगा? कमी होगा। तो जिस पदार्थ में जाएगा इलेक्ट्रॉन वो निगेटिवली चार्जेस हो जाएगा और जिस पदार्थ से निकल करके जाएगा वो पॉजिटिवली चार्जेस होगा। तो इसके आधार पर आवेश जो है दो प्रकार का होता है। हम मेन देखते हैं चार्ज। तो चार्ज जो होते हैं कितने प्रकार का होते हैं? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है चार्ज? चार्ज यहाँ पर दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश, हिंदी में कहते हैं इसको धन आवेश। और सेकेंड है निगेटिव चार्ज, इसको कहते हैं हिंदी में ऋण आवेश। चलिए हम पॉजिटिव चार्ज क्या होता है ये देखते हैं, है ना? पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? तो जो ग्लास है, ग्लास की जो रॉड है ना, ग्लास की जो रॉड है, छड़ है, इसको हम रगड़ते हैं किससे? रेशम के कपड़े से। रेशम के कपड़े से घर्षण होता है। ठीक है, तो जो कांच की जो छड़ है, ग्लास जो रॉड है, उसको हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो इसमें उत्पन्न आवेश को, कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को कहते हैं ग्लासियस चार्ज। ग्लास से हो जाएंगे ग्लासियस चार्ज, है ना? क्या होगा? ग्लासियस चार्ज। हिंदी में कहते हैं
काशाभ, काशाभ, काशाभ आवेश, क्या कहते हैं? काशाभ आवेश, ग्लासियस चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्लासियस चार्ज है, तो कांच पर उत्पन्न आवेश को हम कहते हैं, रेशम के कपड़े से जब रगड़ते हैं तो उत्पन्न आवेश को काशाभ आवेश कहते हैं। इसका नाम बाद में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, नाम याद रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका नाम बदल करके क्या रखा, क्या कहा? पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार पॉजिटिव चार्ज, तो इस प्रकार कांच में उत्पन्न आवेश को हम क्या कहेंगे? धनात्मक आवेश कहेंगे। कांच में उत्पन्न आवेश को क्या कहेंगे? धनात्मक आवेश। तो अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका नाम बदल करके काशाभ आवेश से क्या रखा? पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश रखा। तो ये हो गया आपका धन आवेश, है ना, क्या हो गया? धन आवेश। ठीक है, चलिए हम सेकेंड देखते हैं, निगेटिव चार्ज, है ना। निगेटिव चार्ज क्या होता है? ऋण आवेश क्या होता है? ये तो जो एबोनाइट की जो रॉड होता है, एबोनाइट की जो रॉड होता है, जो छड़ होता है, इसको हमने फ्रिक्शन कराया ऊनी कपड़े से, ऊनी कपड़ा या बिल्ली की खाल या फर, इनसे घर्षण कराया, तो इसमें उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाता है? क्योंकि ये जो मटेरियल है रेजिनियस मटेरियल है ना, रेजिनियस मटेरियल है, रेजिनियस मटेरियल है, तो इस प्रकार इसमें उत्पन्न आवेश को, एबोनाइट की जो रॉड है उसमें उत्पन्न आवेश को रेजिनियस मटेरियल, ऊनी कपड़ा फर है, इसको रेजिनियस मटेरियल कहते हैं। तो इस रेजिनियस मटेरियल से इसका नाम पड़ा रेजिनियस चार्ज, रेजिनियस चार्ज, है ना, क्या पड़ा? रेजिनियस चार्ज, जिसको बाद में अमेरिकी वैज्ञानिक, फिर वही नाम आएगा दोबारा, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस रेजिनियस चार्ज से बदल करके इसका नाम क्या रखा? नाम क्या रखा? ऋणात्मक आवेश रखा, निगेटिव चार्ज। क्या रखा? निगेटिव चार्ज। तो अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये जो रेजिनियस चार्ज है इसका नाम बदल करके क्या रखा? इसको निगेटिव चार्ज रखा। तो इस प्रकार से चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। कांच में उत्पन्न आवेश को काशाभ आवेश या ग्लासियस चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। एबोनाइट की जो रॉड है उसमें उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? रेजिनियस चार्ज कहते हैं या फिर निगेटिव चार्ज कहते हैं। तो इस प्रकार से ये चार्ज आपका दो प्रकार का हुआ। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, कूलम्ब्स लॉ। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से संबंधित है, स्थिर विद्युत से संबंधित है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलॉम का नियम। तो ये फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री है, फ्रांसिस भौतिक शास्त्री है, कूलॉम, है ना। तो इन्होंने, हम सुने होंगे कि समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है ना। मतलब समान सजातीय आवेश जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षण बल से प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक निश्चित आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल से आकर्षित करते हैं। तो ये उस बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए कूलॉम ने एक नियम दिया, जिसे उसी के नाम पर क्या हम कहते हैं? कूलॉम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कूलॉम का नियम देखते हैं। तो इन्होंने दो चार्ज लिया, दो आवेश, हम यहाँ पर एक चार्ज लेते हैं, मान लो इस पर आवेश Q1 है और यहाँ पर दूसरा चार्ज है जिसका परिमाण Q2 है। मतलब दो चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? R या D, जो भी है ले सकते हैं। ठीक है, तो कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेश वायु या निर्वात में स्थित होने पर उनके बीच लगने वाले
आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान जो है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेश है ना, कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल फोर्स बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q2, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल F का जो मान है, पहला दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो मान है क्या होगा, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब F प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 होता है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है कूलाम का नियम। तो वायु या निर्वात में स्थित होने पर दो आवेश एक दूसरे को, है ना, दो आवेश एक दूसरे को जब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाते हैं तो कितने बल से प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लगाते हैं उसका मान निकालने के लिए कूलाम ने नियम दिया। तो इसके अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और दूसरा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो क्या मिलेगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R²। अब यहाँ पर आया है अनुक्रमानुपाती चिन्ह। ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह है, इसको हटाते हैं तो हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे, नियतांक। जब भी याद रखिएगा, जब भी हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं। तो यहाँ पर नियतांक लगाएंगे K Q1 Q2 by R²। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 1, जहां वेयर के ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, हिंदी में कहते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक, जिसका मान जो है ना, जिसका मान समीकरण 1 में आए भौतिक राशि, है ना, जिसका मान समीकरण 1 में आए भौतिक राशि F Q1 Q2 और R के सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करते हैं। इसको किस सिस्टम में हम मेजर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो सिस्टम पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने 3 सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ाया है, तो यहाँ पर मैं 2 सिस्टम के आधार पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं हम इन CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में हम बल को नापते हैं डाइन में, है ना, और यहाँ पर चार्ज को नापेंगे स्टेट कूलम, चार्ज का यूनिट होता है स्टेट कूलम, और R को नापेंगे हम सेंटीमीटर, है ना, R को नापेंगे सेंटीमीटर। तो तो इस स्थिति में K का मान क्या आता है, 1 आता है। K का मान क्या आता है, 1 आता है। तो समीकरण 1 मिल जाएगा हमको, F बराबर Q1 Q2 by R² डाइन। बल का मात्रक क्या होता है, टाइम। तो ये हो जाएगा दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का परिमाण F बराबर Q1 Q2 by R² डाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम CGS में नापेंगे तो बल को डाइन में नापते हैं, Q1 स्टेट कूलम है तो Q1 Q2 को स्टेट कूलम में नापेंगे और R सेंटीमीटर में नापेंगे। दूसरे K का मान हमें 1 मिलता है, तो F इक्वल हो जाएगा Q1 Q2 by R² डाइन होगा। ठीक है, अब यदि हम इसको हम MKS में मेजरमेंट करें, अगर हम इसको MKS मेजरमेंट, एक MKS सिस्टम में मेजरमेंट करें या SI में, है ना, MKS या इसी को SI, क्योंकि ये MKS SI यूनिट जो है MKS पद्धति का एक्सपांडेड फॉर्म है, संवर्धित रूप है, प्रवर्धित रूप है, मैंने पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर MKS पद्धति में देखते हैं, है ना, तो MKS पद्धति में बल को किस में नापेंगे, न्यूटन। बल को किस में नापेंगे, न्यूटन। चार्ज Q1 Q2 किस को नापेंगे, कूलम।
क्योंकि इसका मात्रक होता है कूलम चार्ज, और दूरी r को किसमें नापेंगे, मीटर। तो उस स्थिति में k का मान आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इक्वल टू, इसको लिखते हैं 9 × 10⁹। ठीक है, 9 × 10⁹। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है ना, तो इसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। मतलब ये निर्वात जो होता है ना, वैक्यूम जो होता है, उसकी विद्युतशीलता मतलब उसके निर्वात की विद्युत धारण करने की जो शक्ति है उसको हम कहेंगे। तो ये है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.854 10⁻12 है ना, 10⁻12 होता है। इसका यूनिट जो होगा, इसका मान होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.854 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो समीकरण 1 में इस k का वैल्यू रखेंगे, समीकरण 1 में k का वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, k का वैल्यू रखेंगे क्या मिलेगा, तो यहाँ पर समीकरण 1 में बात करेंगे तो हमको k का वैल्यू मिलेगा 1/4 नंबर 3। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये हुआ आपका कूलॉम का नियम। अगर हम इसको किसी मीडियम लेते हैं, कोई माध्यम, वायु की जगह हमने एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट हमने गलत माना है कि दोनों आवेशों के बीच में जो हमारा आवेश था, चार्ज था Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस r माना था। इसको हमने कहाँ माना था, एयर और वैक्यूम में माना था। ठीक है, इसके बीच में अगर वायु या हवा की जगह कोई माध्यम रख देते हैं, है ना, कोई माध्यम रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा उस समय एप्सिलॉन E = 1/, अब जो भी हम चलेंगे इधर सबको SI सिस्टम में चलेंगे या MK सिस्टम में चलेंगे, तो E = आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन r into Q1 Q2 by r² न्यूटन। जहां पर एप्सिलॉन जो है ये माध्यम की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन जो है ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, इनके बीच में हमने जो भी मीडियम रखा उसकी विद्युतशीलता है। ठीक है, अगर माध्यम की रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r हो और एप्सिलॉन नॉट ये निर्वात की है ना, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, और ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ठीक है, तो एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन r into एप्सिलॉन नॉट होता है। इस मान को अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, इस मान को अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो हमको मिलेगा ये F मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट।
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर न्यूटन होगा। ये होगा इक्वेशन नंबर 5। तो ये है किसी अगर दो आवेशों के बीच में हमने कोई माध्यम रख दिया, जैसे आपका अभ्रक रख दिया, लकड़ी का बुरादा रख दिया, या अन्य तेल रख दिया, या कोई अन्य माध्यम रख दिया, तो उसकी निर्वात विद्युतशीलता होती है अपसला। ठीक है, तो ये है कूलाम का नियम। तो इसका जो नेचर होता है, जो बल की नेचर होता है, अगर देखिए नेचर क्या होगा, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, है ना, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर दोनों निगेटिव चार्ज है तो भी रिपल्सन का फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो भी रिपल्सन का फोर्स लगेगा, और दो निगेटिव चार्ज है तो भी रिपल्सन का फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और अगर एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, है ना, कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल, विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण बल। सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल, दूर हटेंगे दोनों चार्ज, और विजातीय आवेशों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल होता है, दोनों आवेश पास आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं यूनिट चार्ज, है ना। यूनिट चार्ज एकांक आवेश क्या होता है, तो यहाँ पर इक्वेशन थर्ड जो है वहां से हम लेते हैं, इक्वेशन थर्ड से यूनिट चार्ज एकांक आवेश। देखिए एकांक आवेश क्या होता है, तो यहाँ पर समीकरण 3 में हम क्या करेंगे, चलिए समीकरण 3 से हम चलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, इसको हम इसका जो वैल्यू होता है 1/4 का आसान वैल्यू का 9 × 10⁹ होता है। तो समीकरण 3 से यदि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ लिखते हैं। ठीक है, ये लेते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर 1 लेते हैं, और R बराबर 1 मीटर लेते हैं, Q1 बराबर Q लेते हैं, Q1 बराबर Q लेते हैं, और R बराबर 1 मीटर। तो हम एकांक आवेश को यहाँ पर परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमको मिलेगा, इधर सेम वैल्यू रखेंगे, तो 9 × 10⁹ इक्वल टू 9 × 10⁹, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है 9 × 10⁹ रहता है, इसलिए डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा Q² अपन R के स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको, ये और ये कट जाएगा, तो हमको मिलेगा Q² प्लस Q 1, या Q मिलेगा +1 यूनिट चार्ज। तो अब हम इसको डिफाइन करेंगे, यूनिट चार्ज को डिफाइन करेंगे। तो Q +-1 कब आया, कैसे आया, जब हमने F 9 रखे, है ना, Q1 बराबर Q2 रखे, दोनों आवेश का परिमाण हमने समान माना, और R बराबर 1 मीटर। तो चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, जब दो सजातीय या विजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9×10⁹ न्यूटन के बल से आकर्षण करें, विजातीय आवेश है तो, और इतने ही बल से प्रतिकर्षण करें, सजातीय आवेश है तो इनमें से प्रत्येक आवेश को हम क्या कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांक आवेश। वायु या निर्वात में स्थित होने पर दो आवेश, है ना, वायु एकांक आवेश, एक बार सुन लीजिए, वायु या निर्वात में दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर, है ना, ये कब आया, 1 आया, R=1। एक दूसरे से एकांक दूरी पर या 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 1 बराबर 9×10⁹ न्यूटन बल से आकर्षित करें, विजातीय आवेश है तो,
प्रतिकर्षित करे सजातीय आवेश है, तो इनमें से प्रत्येक आवेश को हम क्या कहते हैं, यूनिट चार्ज कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। यहाँ इसकी लिमिटेशंस क्या है, कूलाम के नियम की सीमाएं है ना, कूलाम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस, सीमाएं, कूलाम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस। तो क्या सीमाएं है, पहला ये केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के लिए लागू होता है, मतलब जो स्थिर आवेश है उन्हीं के लिए लागू होता है ना। फॉलोड बाय ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक ओनली स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज स्थिर आवेश के लिए लागू होता है, इसलिए यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं इसका नाम जो दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम दिया गया है, फॉलोड बाय ओनली स्टैटिक चार्ज। और सेकंड इसका जो ये जो इसकी जो रेंज होती है, जो फोर्स की रेंज होती है, ये होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसकी जो रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर है ना। इससे अधिक दूरी या इससे कम दूरी पर ये 10⁻⁻15 मीटर तक की दूरी के लिए काम होगा, इससे ज्यादा डिस्टेंस के लिए ये काम नहीं करेगा। तो ये है लिमिटेशंस कूलाम के नियम की। तो यहाँ पर इस टॉपिक को बस यहीं पर खत्म करते हैं। ये कूलाम का नियम है, चार्ज के बारे में देख लिया हमने, विद्युत किसे कहते हैं उसको देख लिया, चार्ज दो प्रकार के होते हैं उसको देख लिया, और ये कूलाम का नियम और उसकी सीमा है। ठीक है, तो इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।